की बात का 130वां एपिसोड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात को सुना। परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड को सुना। तो ये उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम चल रही थी, 130वां ये एपिसोड था, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मन की बात को सुन रहे थे। परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से मन की बात कार्यक्रम में कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कल क्योंकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, संविधान की स्थापना इस दिन हुई थी और इन सभी बातों का जब वो जिक्र कर रहे थे, बहुत ध्यानपूर्वक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात को सुन रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने एक ट्रेंड का भी जिक्र किया मन की बात कार्यक्रम के तहत में, और मन की बात कार्यक्रम में ये कहते हुए कि लोग 2016 की अपनी कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस ट्रेंड के तहत मैं आपको ये जानकारी साझा कर सकता हूं कि साल 2016 के बाद से हमने अब तक कई डेवलपमेंट्स देखे हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव को लेकर हो या स्टार्टअप्स को लेकर हो। मैं खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी। होना कितना मायने रखता है साथियों। जो हमारे लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर सामने आई, जिस दौरान मन की बात का 130वां एपिसोड चल रहा था। उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुष्कर सिंह धामी खुद मन की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह भावना और सशक्त होगी कि वोटर होना कितना मायने रखता है साथियों। देश में जो भी और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुनस्यारी में इस साल की पहली बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। शासन प्रशासन की तैयारियों की पोल भी यहां खुलती हुई दिखाई दी। बर्फबारी से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। पहली बर्फबारी में कई जगह पर बिजली के पोल गिर गए। मुनस्यारी समेत आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई। राता पानी में फंसे पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। मुनस्यारी में इस साल की पहली बर्फबारी ने शासन प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। बर्फबारी के चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात बालिक के पास आधा दर्जन से ज्यादा पर्यटक वाहन बर्फ में फंस गए और जिससे कि यात्रियों को वाहनों के अंदर रात बिताने को मजबूर होना पड़ा। पहली बर्फबारी में कई स्थानों पर बिजली के पोल उखड़ गए, जिसके कारण मुनस्यारी सहित आसपास का पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया, जिससे प्रशासन और फंसे हुए पर्यटकों के बीच संपर्क नहीं हो सका। वहीं रातापानी क्षेत्र में फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित रूप से वहां से निकाला गया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। फिलहाल जौलजीबी मदकोट मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिसके जरिए मुनस्यारी और कई जिलों और राज्यों की ओर आवाजाही की जा सकती है। उनके लिए एक्सपीरियंस स्पेशली काफ़ी मैटर करता और काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि एकदम से बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई है और इसका कोई प्लान पहली बार स्नोफॉल देखने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप बाहर का व्यू देखोगे तो देखते रह जाओगे। ये 2026 का पहला स्नोफॉल है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है और सड़क भी बंद है, जो ऊपर और नीचे के रास्ते। पहले ये जो था कि लोक निर्माण के हाथ में था, तो एक जेसीबी ऊपर से और एक नीचे से लगा रहता था और रोड क्लियर हो जाता था। अभी बीआरओ की मशीनें वहाँ पे उपयुक्त नहीं है, जिस कारण सड़क नहीं खुल पाया है।
आज बर्फ़ पड़ गया, स्नो स्कीइंग इस साल का सबसे पहला बर्फ़, बहुत खुशी की बात है। और इसमें जो टूरिस्ट बाहर से लोग आए हैं और काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे मुनस्यारी में। और मैं स्कीइंग ट्रेनर हूँ, लगभग 30 सालों से यहाँ पे बेसिक कोर्स सिखाता हूँ बच्चों को। और खुशी की बात यह है कि बर्फ़ इस साल काफ़ी दिनों बाद बर्फ़ पड़ने का वो था, लेकिन बर्फ़ पड़ गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। हरिवंश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि एक तरफ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड का रुख तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी अपनी परेशानी प्रशासन के सामने रखना चाह रहे हैं, खासतौर पर स्थानीय लोग, कि बिजली के पोल उखड़ गए पहली बर्फबारी में, यहां तक कि लोगों के घरों तक बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तैयारियां पहले से पुख्ता तौर पर क्यों नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए देर से ही सही, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो है अब बर्फबारी देखने को मिल रही है। और बात करें मुनस्यारी की, तो मुनस्यारी में भी परसों रात की कोई घटना, तेज बर्फबारी हुई जिस वजह से वहाँ के बिजली के पोल, इंटरनेट के पोल जो है गिरते नजर आए। और यहाँ पर सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही है कि जो क्रेन, जो जेसीबी, जो मशीनें 15 नवंबर से ही ड्यूटी पर लग जानी चाहिए थी, वो बर्फबारी होने के बाद जब सारी पोल गिर गए, वहाँ का इंटरनेट ध्वस्त हो गया, उसके बाद वहां पर क्रेनें नजर आई। और जब वहां के अधिकारी को फोन किया गया तो अधिकारियों ने वहां पे फोन नहीं उठाया। और जो पर्यटक बाहर से आ रखे थे, जिनके शेड्यूल पूरे टाइट थे कि उनको वो पूरा अपना शेड्यूल डिसाइड करके आए थे कि उनको वहां कब आना है, कब जाना है, और उनको होटल के लिए जो है उनको चार्जेस भी देखने को मिले, क्योंकि बर्फबारी की वजह से ना वो कहीं आ पा रहे थे ना कहीं जा पा रहे थे, और सभी को आवाजाही में बहुत समस्या देखने को मिली। तो ऐसे में बर्फबारी की वजह से वहां की इतनी बुरी जो है स्थिति हो गई थी कि पर्यटकों को और वहां के स्थानीय लोगों को जो है रात गाड़ी में भी गुजारनी पड़ी। तो ऐसे में ये बहुत लापरवाही गुजारी गई है। हालांकि अभी वहां पर क्रेनें लगातार अपना काम कर रही है। बर्फबारी वहां से जितनी भी जो बर्फ रोड पर थी, ताकि किसी को आवाजाही में समस्या देखने को ना मिले, तो वो भी वहां से हटाया जा रहा है। और डीएम के इस चीज पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आज जितने भी रास्ते जो बंद किए गए थे वो खोले जाएं। जी ठीक है। अब हरिवंश, साथ ही सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से वहां पर बिजली गुल होने की समस्या देखी जा रही है, लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि शिकायतें की जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, जल्दी लापरवाही बरती जा रही है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो अब तक इलेक्ट्रिक पोल्स वहां से उखड़ गए हैं उन्हें दोबारा से ठीक कराया जाए, बहुत जल्द यहाँ पर एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की व्यवस्था ठीक कर दी जाए? जी बिल्कुल, वहाँ पे लोगों को समस्या भी हो रही है। देखिए, जो बाहर से पर्यटक आ रखे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी तो है, उनके लिए व्यू का मौका है, लोग बाग रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत दुख की बात है कि जिनका वहाँ पर घर है, कहीं ना कहीं देखिए जो बाहर से पर्यटक आ रखे हैं उनके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि बिजली को, क्योंकि वहाँ पर घूमने आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, जिनका वहाँ पर कारोबार है, दुकानदार हैं। तो जो बिजली का पोल है, क्योंकि वो एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो दिन में सही करना वो बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि लंबी लंबी तारें होती हैं। तो वहीं प्रशासन अब जुट गया है कि किस तरह से जो पोले हैं, बर्फबारी की वहां पर जबरदस्त देखने को मिली कि किस तरह से वहां पर पोल हैं, चाहे वो इंटरनेट के हो गए, क्योंकि इंटरनेट की वहां पर जो हमारे वहां के संवाददाता है उनसे भी हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और बिजली की भी वहां पर जो है सुबह से कल रात से बल्कि बत्ती वहां पर गुल है। अब देखना ही होता है कि कब तक वहां जो है बिजली वापिस और इंटरनेट वापिस आने की संभावना है। जी ठीक है हरिवंश, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं, किसी तरीके की एडवाइजरी जारी की है जो उन्हें फॉलो करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सिर्फ मुनस्यारी में नहीं, उत्तराखंड में जहां भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से सिर्फ यही एडवाइजरी है। अगर आप फोर व्हीकल से अगर आप से आ रहे हैं, फोर ड्राइवर से उससे आ रहे हैं, तो गाड़ी का अपना जो आप फॉग लैंप है उसको जला के रखें। और भारी बर्फबारी में इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपकी गाड़ी स्लिप हो रही है तो अपने ब्रेक मारकर उस गाड़ी को वहां पर ना रोकें, ताकि गाड़ी कहीं आगे स्लिप होकर कहीं और ज्यादा टक्कर में ना जाए। और सरकार की तरफ से खास तौर से कहा गया है, हेल्पलाइन जारी किए गए हैं, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि अगर कोई भी पर्यटक या कोई भी स्थानीय को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या देखने को मिले तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सरकार की सहायता ले सकता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही मन की बात सुनने के बाद से मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने आया। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर धामी की ओर से कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान है। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के 1 साल पूरे होने को लेकर के अपनी बात को सामने रखा और 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन ये मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया।
देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उसे सबसे पहले लागू करने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया। उसका 1 साल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देगी। तो वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार में पुलिस अलर्ट पर है। एसएसपी ने सुरक्षा के सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कई जगहों पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सघन चेकिंग चलाई जा रही है। होटल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में मोबाइल और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। तो संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किया, जहां एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि हर एक कार्यक्रम स्थल पर संभावित भीड़ का आकलन कर काफी पुलिस बल तैनात किया जाए। वहीं महत्वपूर्ण स्थलों पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और एंटी साबोटाज टीम से सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। होटल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल और ढाबों पर विशेष निगरानी रखने के साथ बम निरोधक दस्ता लगातार राउंड पर रहेगा। साथ ही जनपद की सीमाओं पर 24 घंटे चेकिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए, ताकि गणतंत्र दिवस का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। इस पर अधिक जानकारी के साथ विश्वास सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर के तैयारियां यहां पर की जा रही है। जी हाँ, देखिए सुरभि, मैं आपको बताऊंगी जिस तरह हरिद्वार में अभी गणतंत्र दिवस को लेकर जो हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल हैं, उन्होंने जरूर जितने भी चौकी प्रभारी हैं, हम बात करें जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, उनको ये साफ निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाए, साथ ही साथ जो गश्त है उसको बढ़ाए। क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर मैं बताऊं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी क्षेत्र हैं सभी को संवेदनशील जिस तरीके से निगरानी में रखा गया है, तो उसी तरीके से जिस तरह से हरिद्वार के बॉर्डर्स हैं, हरिद्वार के बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ हरिद्वार के अंदर इस तरह जितना भी सत्यापन अभियान है उसको भी तेज किया गया है। जितने भी होटल है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पर भी पुलिस की निगरानी, पुलिस की जो शक्ति है वो भी देखी जा रही है। ठीक है विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस पूरी तैयारी को लेकर के कुछ बातें अपनी रखी हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और अलर्टनेस बढ़ाने की जरूरत लगातार रही है। पूर्व में भी हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जगह पे, बॉर्डर पॉइंट्स पे, रेलवे स्टेशन या जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहाँ पर चेकिंग के हम लोग अभियान चलाते रहे हैं। वेरिफिकेशन की कार्रवाई हमारी चलती रही है। इस बार भी हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी थाना प्रभारियों के संबंध में निर्देशित किया गया है। सर्कल अफसर, एसपी, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग में रहेंगे। एक बार फिर विश्वास सैनी का रुख कर लेते हैं। विश्वास, आप जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा तो कड़ी की गई है, साथ ही हमने अभी प्रमेंद्र सिंह डोभाल को भी सुना, उनकी ओर से भी कहा गया है कि सघन चेकिंग अभियान जगह जगह पर चलाए जा रहे हैं। जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए या हरिद्वार से थोड़ा और आगे तक जाना चाह रहे हैं, क्या उन वाहनों की भी प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है? अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति देखा जा रहा है तो उससे रोक टोक करके पूछताछ होने के साथ वाहन की चेकिंग हो रही है? जी हाँ, देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो जिस तरह से हरिद्वार में चल रही हैं, तो उसको लेकर हरिद्वार की जितनी भी सीमाएं हैं तो उन सीमाओं पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में जितनी भी गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं तो उनको भी जिस तरह से जांच है वो जारी है। अब वो चाहे हरिद्वार में ही रुकने की बात हो या फिर हरिद्वार से निकलकर देहरादून जा रहे हो या ऋषिकेश जा रहे हो,
लेकिन जो गाड़ियों की चेकिंग है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उसमें किसी भी तरीके की कोताही न बरतने की बात की गई है। क्योंकि एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल इस वक्त जिस तरह से बात कर रहे हैं, जितने भी होटल है, ढाबे हैं, सभी पर जिस तरह से जो लोग बाहर से आकर ठहर रहे हैं उनकी भी सत्यापन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और सुबह से ही क्षेत्र में भी हम बात करें, जिस तरह से जितने भी देहात क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी जगह पुलिस प्रशासन की जो सख्ती है, निगरानी है, वो जरूर देखी जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आज 25 तारीख है और कल गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो किया जाएगा, तो ऐसे में जगह जगह जितने भी कार्यक्रम किए जाएंगे तो उन कार्यक्रमों में भीड़ के हिसाब से पुलिस प्रशासन जो है वो जगह जगह अपनी निगरानी रखेगा। हम बात करें मेटल डिटेक्टर से या हैंड मेटल से, या फिर बात करें कि जिस तरह से जो एंटी सबोटा स्कीम है उसको भी जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बताएं आपको कि इस तरह रेलवे स्टेशन हो गए, बस अड्डा, हरकी पैड़ी, ये सब जितने क्षेत्र हैं सभी पर जितना सघन चेकिंग अभियान जो है वो हरिद्वार पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा। और अभी भी जिस तरह से जो गाड़ियां हरिद्वार में प्रवेश कर रही है सब पर इस वक्त चेकिंग अभियान जो है वो भी इस वक्त जारी है। जी ठीक है विश्वास, साथ ही आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि पुलिस अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रही है और प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्या लोगों से भी कोई खास अपील की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से? जी हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हरिद्वार में पुलिस जिस तरह से अपना अभियान चला रही है, तो पुलिस की अपील जरूर जनता से ये रही है कि जितना भी अभियान है, सुरक्षा अभियान जो भी है, वो जितने भी नागरिक हैं, संबंधित नागरिक हैं, उनके सबके सहयोग से होता है। तो ऐसे में जिस तरह से सत्यापन अभियान जो चलाया जा रहा है, तो पुलिस के साथ साथ अपील भी कर रही है, कोई भी संवेदनशील या फिर कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति आपके क्षेत्र में इस तरह से कोई घूमता दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जरूर सतर्क करे, या पुलिस को इस पे जो पुलिस का नंबर है 112 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जरूर एक बार संपर्क करे, जिससे कि पुलिस आगे भी सतर्क रहे और जो भी कार्रवाई इस पर हो सकती है वो जितना समय से इसकी सूचना मिलेगी समय से उसको लेकर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसे में जितने भी नागरिक जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बड़ी खबर उत्तराखंड से ही सामने आ रही है, जहां बाबा बुल्ले शाह के मजार को लेकर के विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अज्ञात लोगों ने बाबा बुल्ले शाह मजार को ध्वस्त कर दिया है। ऐतिहासिक मजार समेत 2 बाकी मजारों को भी तोड़ दिया गया। घटना के स्थानीय लोगों और बाबा बुल्ले शाह समिति में आक्रोश का माहौल है। स्कूल की जमीन पर बाबा बुल्ले शाह की मजार बनी हुई थी, ये समिति का कहना है। स्कूल प्रशासन की सहमति से स्थापित की गई थी ये मजार। तो समिति की ओर से ये जो दावा किया गया और इसको लेकर के अब बुल्ले शाह मजार की जो समिति है ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल से परमिशन ली गई थी और उनकी हामी भरने के बाद ही ये मजार यहाँ बनी हुई थी। घटना के बाद जिला प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। मौके पर पुलिस दस्ता भी तैनात है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की ओर से कहा गया, अभी शिकायत नहीं मिली, नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अब काला ढूंगी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। उप जिलाधिकारी काला ढूंगी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके अतिक्रमण को हटाने का काम किया। काला ढूंगी नगर पालिका क्षेत्र में सिंचाई विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, जहां राजस्व विभाग, नगर पालिका प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि उप जिलाधिकारी काला ढूंगी विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तारबार के साथ में जो है कुछ इन्होंने जो फेंसिंग करने का एक केस आया था और यहाँ पर जो है नहर जो क्योंकि हमारी जो पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक लैंड जो थी उसको एनक्रोचमेंट अस्थायी रूप से करने का एक प्रकरण सामने आया था। तो जैसे हमारे संज्ञान में प्रकरण आया तो वहाँ पर जो है हमारे जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, नगर पालिका ईओ है, वो पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर प्रॉपर उसका मेजरमेंट करने के पश्चात वहाँ पर जो भी अतिक्रमण था। तो वहीं जिस तरीके से हम अभी आपको जानकारी दे रहे थे और क्योंकि कल 26 जनवरी का दिन भी है, गणतंत्र दिवस का मौका, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आती है वो खासतौर पर रिहर्सल को लेकर के आती है। जो ड्रेस रिहर्सल पूरी तरह किया जाता है, कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है और 26 जनवरी को लेकर नैनीताल में भी इसी तरीके की तैयारी देखने को मिली।
डीएसए मैदान में पुलिस परेड होनी है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले रिहर्सल पूरी की। सुरक्षा को लेकर के पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया और 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल की तरह ही इस बार भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। इस बार परेड को खास बनाने के लिए परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के पुलिस पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल कर रही है। पुलिस ने अपनी फाइनल रिहर्सल भी कर ली है और इस परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक, फायर और पीएसी साथ ही सीपीयू के जवान भी हिस्सा लेंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर के शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस की ओर से की गई है। एसपी एम.के. कटियाल ने बताया है कि सुरक्षा को लेकर अलर्ट घोषित किया गया, जिसको देखते हुए पुलिस के जरिए सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लीड कर रहे हैं। बेसिकली आज हम लोगों ने जो कल सेलिब्रेशन है उसका जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसका हम लोगों ने ड्रेस रिहर्सल आज किया है, फुल ड्रेस रिहर्सल। और इसमें सभी जो विभाग हैं उनकी टोलियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उनको जो भी इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं उसके बारे में इनको पॉइंट आउट किया गया है और कैसे उस सेलिब्रेशन को हम बेटर बना सकें उसके बारे में सब लोगों को इसमें आवश्यक दिशा निर्देश एसएसपी महोदय द्वारा दिए गए हैं। और अभी इसके बाद हम लोग स्टिल 1-2 रिहर्सल अभी और करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को अतिक्रमण के लिए नोटिस दिया गया और इस अतिक्रमण के नोटिस जारी करने के बाद काशीपुर से लेकर के गदरपुर तक सियासत के गलियारे अपनों के ही जुबानी हमलों से दहक उठे हैं। इस सियासी घमासान में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने मोर्चा संभालते हुए सीधे गदरपुर विधायक की बीजेपी के प्रति निष्ठा और वफादारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब पूर्व विधायक प्रत्याशी गगन काम्बोज ने महापौर बाली के खिलाफ ही बयान दे दिया और उनके आरोपों का जवाब देते हुए खुद की गलतियों को पाप करार दिया है। गगन काम्बोज ने न केवल दीपक बाली की पिछली जीत पर सवाल उठाए बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से कसम खाकर अपनी जीत का सच बताने की चुनौती भी दे दी, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी के अंदर की गुटबाजी अब एक खुले युद्ध में तब्दील हो चुकी है, जो आगामी निकाय चुनाव की दहलीज पर पार्टी के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकती है। किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद इस पूरे जिले में उपजा, उसके लिए लेकर लगातार माननीय विधायक अरविंद पांडे जी को घेरा जा रहा था। उसी में सबसे ज्यादा ठेस पूरे आम जनमानस को और यहाँ के लोगों पर तब पहुंची जब उनके घर पर एक नोटिस भेजा गया। मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने अपने स्तर से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए कि घर परिवार तक बातें पहुंचे। उसी को लेके माननीय विधायक जी के यहाँ सभी लोग जो उनके कार्यकर्ता जो दिल से चाहने वाले हैं और जिनमें आम जनमानस में पीड़ा थी, वो सभी लोग उनके आवास पर पहुंचे और भी वरिष्ठ नेता वहां आने वाले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।